Hello students, welcome to another session of the chapter that is called the life process। और इस चैप्टर में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे रिस्पायरेशन के बारे में डिस्कशन किए थे। इन द लास्ट क्लासेस वी आर डिस्कसिंग अबाउट द what is respiration, what is aerobic respiration, anaerobic respiration, गैसेस एक्सचेंज क्या होता है, सेलुलर रिस्पायरेशन क्या होता है, उसके बारे में डिस्कशन किया था। और उसमें वो भी डिस्कस किया था कि कैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स टूटता है, ब्रेक डाउन होता है और कहाँ पर जाकर किस तरीके से एटीपी यानी एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, जिसमें हम लोग ने बोला था कि साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज है, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। और साथ साथ हम लोग ने ये भी डिस्कस किए थे कि प्लांट्स में रिस्पायरेशन कैसे होता है, जिसमें हम लोग बात किए थे कि लीफ में प्रेजेंट रहता है स्टोमेटा, तो स्टोमेटल ओपनिंग के थ्रू रिस्पायरेशन करता है। वहीं पर स्टेम में लेंटिकुलर सेल्स प्रेजेंट पाए जाते हैं, तो लेंटिकुलर से रिस्पायरेशन भी होता है। और साथ साथ जो रूट्स में, चूंकि रूट्स सॉइल्स में प्रेजेंट रहते हैं और सॉइल्स के पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल्स स्पेस रहते हैं, उसके बीच में उस स्पेस में एयर प्रेजेंट रहते हैं, तो वहां भी रूट्स भी रिस्पायरेशन करता है, बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन के थ्रू करता है। आज हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है रिस्पायरेशन इन एनिमल्स। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या बोल दिए, रिस्पायरेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स जैसे ही बोले तो हमारे नजर में क्या हुआ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स के बात हम लोग को दिमाग में आ गई। जैसे सबसे सिंपलेस्ट जो एनिमल्स है, यहाँ पर एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं, तो एनिमल किंगडम में वैसे एनिमल्स पाए जाते हैं दैट आर मल्टी सेलुलर एनिमल्स। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑल एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर। तो अच्छा, इसका मतलब यूनिसेलुलर एनिमल्स का कहाँ हम लोग पढ़ते हैं, तो यूनिसेलुलर एनिमल्स को हम लोग प्रोटिस्टा किंगडम के प्रोटोजोन्स में पढ़ते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया, अमीबा हो गया, हमारा पैरामीशियम हो गया, दे आर यूनिसेलुलर एनिमल्स। तो उन सभी को हम लोग प्रोटोजोन्स में पढ़ते हैं। क्योंकि एनिमल्स किंगडम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जितने भी एनिमल्स हैं सब के सब मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं। तो इसमें से भी जो सबसे प्रिमिटिव टाइप का जो एनिमल्स है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ एनिमल्स, प्रिमिटिव टाइप ऑफ एनिमल्स, एनिमल इज क्या चीज है, वो है स्पंज। तो जैसे स्पंज की बात कर लें, इसके बाद जो है सेलेंट्रेट्स, एनिमल किंगडम आप लोग पढ़े होंगे तो ये सब जरूर थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि जैसे हम लोग स्पंज की बात कर रहे हैं, जैसे सेलेंट्रेट्स की बात कर रहे हैं। अगर नहीं याद है तो जाकर पढ़ लीजिएगा या फिर सिंपली सुन लीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सिर्फ ह्यूमन के बारे में पढ़ना है, बट यहाँ पर थोड़ा सा और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स रहते हैं, उसमें किस तरह का रिस्पायरेशन है वो आपको समझ में आना चाहिए। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जैसे स्पंज हो गया, सेलेंट्रेट्स हो गया, इन सभी में सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू रिस्पायरेशन होता है, यानी सिंपल डिफ्यूजन देखने को मिलता है। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन। वहीं पर अगर हम लोग इससे और ऊपर की बात करते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं कैटरपिलर की बात करते हैं, कैटरपिलर। अब ये कैटरपिलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऑलरेडी देखने को मिलता है, तो इसके पास क्या रहता है, स्पाइरिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। स्पाइरिकल्स, स्पाइरिकल्स, स्पाइरिकल्स मतलब छोटे छोटे पतले पतले पाइप इसके बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, जो कि सरफेस से जुड़ा हुआ रहता है और उसके थ्रू ये अपने आप को रिस्पायर करता है, तो उसको हम लोग स्पाइरिकल्स बोलते हैं। वहीं पर इससे और ऊपर बढ़िए तो फिश की बात करते हैं, तो फिश में किसके थ्रू होता है, तो गिल्स के थ्रू होता है, ये तो पता ही होगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, जैसे कि बर्ड्स हो गया, जैसे कि रेप्टाइल्स हो गया, या फिर हम लोग मैमल्स की बात कर लेते हैं, मैमल्स। ठीक है, तो ये सब हम लोग जो होते हैं, ये सब थोड़े से एडवांस टाइप ऑफ एनिमल्स होते हैं, तो हम लोग लंग्स के थ्रू रिस्पायरेशन करते हैं। तो यानी ये सबसे एडवांस फॉर्म है ऑर्गन्स जो कि दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्पायरेशन, दैट इज लंग्स। उसी तरीके से फिश में किसके थ्रू, गिल्स के थ्रू, कैटरपिलर में स्पाइरिकल्स के थ्रू, स्पंजेस में सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू रिस्पायरेशन होता है।
अब यहीं अगर हम लोग बात करते हैं तो ये तो बात पता चल गई कि डिफरेंट एनिमल्स में किस तरीके से कौन सा ऑर्गन्स या किस तरीके से रिस्पायरेशन होता है उसके बारे में डिस्कशन कर लिए। लेकिन यहीं अगर हम लोग बात करते हैं सिर्फ एनिमल्स यानी हम लोग मैमल्स की बात करते हैं तो अच्छा, मैमल्स में किस तरीके से यानी पैसेज ऑफ एयर किस तरीके से होगा, यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम में किस 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 ऑर्गन से एयर पास होते हुए चलेगा उसके बारे में देखेंगे। लेकिन उससे पहले कि इस रिस्पायरेशन में प्रोसेस कौन सा होगा, तो प्रोसेस नॉर्मली 5 फेजेस में पार्टिसिपेट करेगा। यानी हम लोग टॉपिक लिख सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन रिस्पायरेशन हैज 5 फेजेस। ये आपके एनसीईआरटी या आपके 10th से लेवल से थोड़ा सा ऊपर है लेकिन समझने वाला बात है। पहला जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, तो पहले प्रोसेस को नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं, ब्रीदिंग कहलाता है। सिंपली इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ गैसेस की बात करते हैं, ठीक है। तो ब्रीदिंग या इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, वेंटिलेशन वेंटिलेशन ऑफ लंग्स, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें हो रहा है गैसियस एक्सचेंज बाय लंग्स, लंग्स के थ्रू गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, ब्रीदिंग प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। दूसरा प्रोसेस इसमें क्या होता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन बोलते हैं, रिस्पायरेशन एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। अब एक्सटर्नल रिस्पायरेशन का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर भी गैसियस एक्सचेंज होगा, गैसियस एक्सचेंज, बट अब यहाँ पर किसके बीच में होगा, तो गैसेस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड एल्वियोलाई एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। लंग्स का जो एल्वियोलाई जो सैक लाइक स्ट्रक्चर आएगा उसके बीच में ब्लड और एल्वियोलाई के बीच में गैसेस एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड दी एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। अब देखिए प्रोसेस समझते हुए चलिए, क्या बोल रहे हैं, पहला ब्रीदिंग, ब्रीदिंग मतलब कि पहले बाहर से यानी इन्वायरमेंट से अभी तक हम लोग के पास कहाँ आ गया है, तो ये लेट सपोज हम लोग बात कर लिए एल्वियोलाई के पास आ गया है, ये एल्वियोलाई हो गया। एल्वियोलाई के चारों तरफ में हमारा ब्लड वेसल्स है, तो अब क्या होगा, ये ब्लड और एल्वियोलाई के बीच में एक्सटर्नल रिस्पायरेशन है। ब्लड में क्या प्रेजेंट है, आरबीसी, और आरबीसी के पास क्या रहता है, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करना यानी ट्रांसपोर्ट करवाना। तो जो तीसरा प्रोसेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, गैस का ट्रांसपोर्ट होगा बाय ब्लड, इसमें बाय ब्लड लिख लीजिए, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। अब चौथा क्या होगा, ठीक है, ये ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो गया, जहां पर गया, अब वहां पर जैसे ये ब्लड लेकर आ गया किसी ऑर्गन के पास आ गया, लेट सपोज यहाँ पर कोई ऑर्गन है, तो ये ऑक्सीजन अब इस ब्लड वेसल से ऑर्गन के पास जाएगा और CO2 जो ऑर्गन के पास है वो ब्लड में आ जाएगा। मतलब कि फिर से यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने जा रहा है। तो फोर्थ जो पॉइंट कहलाएगा या फोर्थ प्रोसेस जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रिस्पायरेशन बोलते हैं, इंटरनल रिस्पायरेशन। तो इसमें क्या हो गया, गैसियस एक्सचेंज गैसियस exchange between blood and body organs, बॉडी सेल्स लिख लीजिए, सेल्स के बीच में होगा, बॉडी सेल्स के बीच में और ब्लड के बीच में रिस्पायरेशन होगा। अब क्या होगा, फिफ्थ पॉइंट में देखिए कि अब ये बॉडी के सेल के पास पहुंच गया है, सेल के पास ऑक्सीजन आ गया है, अब एक्चुअल फूड का ब्रेक डाउन करेगा और एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा। मतलब कि अब क्या होगा, सेलुलर रिस्पायरेशन कहलाएगा, सेलुलर रिस्पायरेशन, ठीक है। अब क्या होगा, सेलुलर रिस्पायरेशन कहलाएगा। मतलब यहां पर क्या होगा, गैसियस गैसेस यूज एंड साथ साथ रिलीज बाय सेल्स, ये सेल्स के
से कुछ गैसेस रिलीज भी होगा, जैसे CO2 रिलीज होगा। फिर अगर हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का यूज होगा। तो इस तरीके से टोटल 5 फेजेस में रिस्पायरेशन प्रोसेस जो हो रहा है वो 5 फेजेस में होगा। ठीक है, तो अब जो ब्रीदिंग की बात करेंगे, तो ब्रीदिंग होगा तो इसका पाथवे कैसे फॉलो होगा, तो हम लोग देख लेते हैं पाथवे ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम। क्योंकि हम लोग यहाँ पर रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो हम लोग इसका पूरा का पूरा पाथवे देख लेते हैं। क्या हम लोग बात कर रहे हैं पाथवे, अब हम लोग स्पेशली ह्यूमंस की बात कर रहे हैं। तो पाथवे ऑफ एयर थ्रू रिस्पायरेटरी सिस्टम, थ्रू रिस्पायरेटरी सिस्टम। देखिए कैसे कैसे पाथ होगा। तो सबसे पहले हम लोग को नोस्ट्रिल मतलब नाक से, नोज से इंटर करता है। ठीक है, तो नोज से इंटर करेगा, नोज मतलब नोस्ट्रिल यहाँ पर लिख देते हैं, नोस्ट्रिल। अब ये इंटर करने के बाद हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में एक बात पढ़े थे, फेरेंक्स की बात बोले थे। फेरेंक्स क्या है कि दे आर द कॉमन पैसेज फॉर द एयर एज वेल एज फूड। तो मतलब नोज से निकल कर वो कहां पर आएगा, फेरेंक्स के पास आएगा। फेरेंक्स के बाद अब कहां पर जाएगा, लैरिंक्स के पास जाएगा, लैरिंक्स। लैरिंक्स के बाद अब क्या होगा, ट्रैकिया के पास आएगा, ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद क्या आएगा, ट्रैकिया के बाद आएगा ब्रोंकाई आएगा। ब्रोंकाई और स्मॉलर पाइप में टूटेगा, फर्दर ब्रेक डाउन होगा, तो ब्रोंकाई डिवाइडेड इनटू ब्रोंक्यूल्स। अभी सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बाद आएगा कहाँ पर, एल्वियोलर सैक, या फिर एल्वियोलाई तक हम लोग लिख लेते हैं, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं कि फ्रॉम एयर टू लंग्स इस तरीके से पहुंच रहा है, यानी इन्वायरमेंट से, यानी हम लोग इसको बोल सकते हैं फ्रॉम फ्रॉम एयर टू लंग्स ये जा रहा है। और अगर इस तरीके से अपोजिट साइड में देखें तो लंग्स से एयर में जा रहा है, फ्रॉम लंग्स टू एयर, यानी इस प्रोसेस को इनहेलेशन बोल दिए। इनहेलेशन यानी एंट्री ऑफ एयर, एंट्री ऑफ एयर इनटू लंग्स, यानी इंस्पायरेशन भी इसको बोल सकते हैं, इनहेलेशन और इंस्पायरेशन। और ये क्या हो गया, फ्रॉम लंग्स से एयर में जा रहा है, मतलब दिस इज कॉल्ड द एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन सांस छोड़ना। दैट इज आल्सो कॉल्ड एज एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन। ठीक है, मतलब एग्जिट ऑफ, एग्जिट ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स। इतना बात क्लियर हो जाना चाहिए। तो अगर आप लोग के सामने अभी अगर एनसीईआरटी का बुक है, डायग्राम देखिए, तो उसमें क्या हम डायग्राम यहाँ पर बनाते हैं, रफली डायग्राम ही बना पाएंगे। तो अगर बुक है तो बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो हम यहीं पर एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से क्या क्या हम बात यहाँ पर बोल रहे हैं। जो जैसे लेट सपोज ये हमारा नोज हो गया, नोस्ट्रिल हो गया, नोस्ट्रिल से कॉमन पैसेज के पास आया, पैसेज ये कहलाया हमारा फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आएगा लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद फिर क्या आता है, ट्रैकिया। और ट्रैकिया यहाँ पर डिवाइड कर जाता है, ट्रैकिया डिवाइड करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई फिर आगे जाकर ये फर्दर स्प्लिट हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में, पतले पतले पाइप जैसे स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। और ये ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड होते हुए और भी फर्दर डिवाइड होते हुए फाइनली एक थैली के पास पहुंचता है, जिसको हम लोग एल्वियोलाई बोलते हैं। तो ये हो गया एल्वियोलाई। यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं नोज, सॉरी, नोज या नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल के बाद ये हो जाएगा फेरेंक्स वाला पार्ट, उसके बाद आ जाएगा लैरिंक्स, लैरिंक्स के बाद आ जाएगा ट्रैकिया। और ट्रैकिया की खासियत क्या है, ट्रैकिया हो गया या ब्रोंकस हो गया या ब्रोंकियो, ब्रोंकाई यहाँ पर जो बात बोल रहे हैं, ये सब में क्या पड़ा हुआ रहता है, तो इसमें कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट रहता है। इसमें हाँ,
क्या बोल रहे थे बच्चे कि जैसे यहाँ से नोज, यहाँ पर एयर जो है इन्वायरमेंट में है, यहाँ से नोज में इंटर करेगा, इंटर करने के बाद फेरिंग्स में आएगा, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स में आएगा, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया में आएगा, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई में आएगा, ब्रोंकाई के बाद फिर ब्रोंक्यूल्स में आएगा, ब्रोंक्यूल्स फिर फर्दर स्प्लिट होते हुए फाइनली एल्वेलाई तक जाएगा। तो ये जो ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकाई हो गया या फिर ब्रोंक्यूल्स होगा, इसके पास क्या रहता है, कार्टिलेजिनस रिंग रहता है, कार्टिलेजिनस कार्टिलेजिनस रिंग। अब कार्टिलेजिनस रिंग का काम क्या है कि जैसे लेट सपोज ये एक पाइप है, ठीक है, अब ये इधर से और इधर से अगर प्रेशर दिया जाए तो ये तो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, दब जाएगा, और जब दब जाएगा तो एयर पैसेज नहीं जाएगा, एयर पास नहीं होगा, तो हम लोग को सांस नहीं जाएगा और हम लोग डेथ कर जाएंगे, मर जाएंगे। तो उसको रोकने के लिए, ये कॉन्स्ट्रिक्शन को रोकने के लिए इसके चारों तरफ इस तरीके से रिंग पहना दिया जाए। तो ये काम क्या करेगा कि जैसे ही प्रेशर पड़ेगा, दबेगा जरूर, लेकिन जैसे ही प्रेशर रिलीज होगा फिर से ये अपने अवस्था में, अपने पोजीशन में आ जाएगा। तो इसको काम क्या है कार्टिलेजिनस रिंग का कि कोलैप्सिंग ऑफ द ट्यूब जो हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करना, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ कोलैप्सिंग ऑफ ट्यूब्स दैट इज डन बाय कार्टिलेजिनस रिंग। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा पैसेज की बात की है। ठीक है, तो ये तो हमारा पैसेज हो गया। अब हम लोग बात क्या करते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ये कैसे ब्रीदिंग होगा। फाइनली हम लोग क्या बात बोले थे कि 5 जो प्रोसेस बोले थे कि किस तरीके से ब्रीदिंग होगा, किस तरीके से इनहेलेशन होगा, उन सभी के बारे में देखेंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे दैट इज कॉल्ड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब इस पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात छुपा हुआ है, ये आपको याद रहना चाहिए। कैसे, तो ये जो ब्रीदिंग होता है ये 2 प्रोसेस के थ्रू होता है, 2 स्टेजेस में होता हैज 2 स्टेजेस। कौन कौन सा, तो एक इनहेलेशन होगा यानी इंस्पायरेशन होगा और दूसरा एक्सपायरेशन होगा। तो पहला को हम लोग क्या बोल दिए, इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन। ठीक है, तो इंस्पायरेशन में, इंस्पायरेशन का मतलब क्या हुआ कि एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, ये अंदर की तरफ जाएगा। और वहीं पर जो दूसरा प्रोसेस होगा वो क्या कहलाता है, एक्सपायरेशन कहलाता है, एक्सपायरेशन। और एक्सपायरेशन का मतलब क्या हुआ कि एल्वियोलर एयर यानी एल्वियोलाई के पास जो एयर प्रेजेंट रहेगा वो बाहर के तरफ रिलीज्ड आउट होगा, बाहर के तरफ भेज दिया जाएगा। तो एक में इन होगा और एक में आउट होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ब्रीदिंग मैकेनिज्म समझना है तो यहाँ पर सिंपली अगर हम लोग बात करते हैं कि सिर्फ एल्वियोलाई इंपैक्ट डाल रहा है तो वो गलत होगा। कैसे, तो इससे जुड़ा यानी हमारा जो लंग्स रहता है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, वो हमारे रिब केज में सिचुएटेड है। रिब केज में मतलब कि वहां पर रिब केज के बगल में जो जितने भी जो रिब प्रेजेंट हैं वो सब कनेक्टेड रहते हैं, मसल से कनेक्टेड रहते हैं। मतलब कि यहाँ पर मसल्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा हम लोग क्या देखें कि जो रिस्पायरेटरी चैम्बर है यानी जो लंग्स है दैट आर सेपरेटेड फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी, यानी पेट वाले हिस्से से ये सेपरेट रहता है बाय ए थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द डायफ्रागम। तो डायफ्रागम भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो अब और इसके अलावा और क्या डिपेंड रहता है, तो प्रेशर ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड रहता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि द movement of air, the movement of air into and out of the lungs are carried out by creating क्या चीज, प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर
ग्रेडियंट। अब ये प्रेशर ग्रेडियंट कैसे डेवलप होगा तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में एक प्रेशर का डिफरेंसेस होता है और उसी के कारण हम लोग इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन कर पाते हैं। कैसे? तो इंस्पायरेशन कब होगा तो जब हमारे लंग्स में एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट जाएगा तो बाहर से जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर रहेगा वो बढ़ जाएगा तो वो हमारे लंग्स के अंदर में इंटर कर जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इंस्पायरेशन कैन अकर इफ, क्या बोल रहे हैं, इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स is less than atmospheric pressure, तभी तो हाई से लो की तरफ जाएगा। ठीक है, तो मतलब अब इनहेलेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो वो कैसे कैसे होगा। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट बनाने जा रहे हैं, इसको हर कोई अपने नोटबुक में इसको डालिएगा। क्या बोल रहे हैं कि इनहेलेशन occurs in following steps। कौन कौन सा, तो यहाँ पर पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम हर पॉइंट्स को बतलाते हैं। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स्ड, पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं। फिर क्या होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। फिर रिब केज मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड। इसका रिस्पेक्ट में क्या होगा, डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लैटेंड। इसके बाद क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम ऑफ थॉरेक्स कैविटी इंक्रीजेस। इसका मतलब क्या होगा, वहां पर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, प्रेशर इन एल्वियोलाई डिक्रीज। इसका मतलब क्या होगा, एयर मूव इन। अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि हम ये बात कर रहे हैं कि हमारा जो रिब्स है, जैसे इस तरीके से रिब्स केज बना हुआ है, पीछे में वर्टिब्रल कॉलम है इस तरीके से गया हुआ, और रिब्स आपस में पीछे वर्टिब्रल कॉलम से आगे चेस्ट की तरफ सब जुड़ा हुआ है, स्टर्नम से जुड़ा हुआ है। तो इसमें दो मसल्स पाए जाते हैं, कौन कौन सा, ये जो दो रिब्स हैं इसके बीच में अंदर से लेट सपोज ये हो गया इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हो गया, और बाहरी तौर पर इस तरीके से ऑब्लिकली प्रेजेंट रहता है, वो हो गया एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ये हो गया एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, और ये जो ब्लू वाला हो गया दैट इज इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तो अब क्या है कि और इसके नीचे क्या, जैसे इस तरीके से तो पूरा जुड़ा हुआ है, ये हमारा क्या हो गया, इस तरीके से हमारा थोरैकिक कैविटी हो गया। थोरैकिक कैविटी में हमारा एक डायफ्राग्म जुड़ा हुआ है, ये हो गया डायफ्राग्म, और नीचे में तो हमारा क्या है, स्टोमक वगैरह प्रेजेंट रहता है। तो जो डायफ्राग्म रहता है नॉर्मली डोम शेप में रहता है। ये देखिए इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, डोम शेप स्ट्रक्चर बोलते हैं, ऊपर की तरफ उठा हुआ है। अब यहाँ पर जैसे ये लेट सपोज ये नोज है, नोज से आ रहा है, ठीक है, नोज से आ रहा है, तो अब नोज से आ रहा है तो यहाँ पर का कैविटी अभी देखिए कैसा कैविटी है, यहाँ पर तो कैविटी ज्यादा है ही नहीं। अब इसको कैविटी को बढ़ाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस डायफ्राग्म को फ्लैट होना पड़ेगा।
इसके अलावा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और इंटरनल इंटरकोस्टल दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक रिलैक्स करेगा। मतलब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये रिब्स बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर जाएगा, ठीक है ना। तो अब इस इतना अगर समझ में आ गया है तो अब समझ में आ जाएगा क्या बोल रहे हैं। इंटरनल इंटर मसल्स रिलैक्स्ड, ये जो इंटरनल वाला है वो रिलैक्स होगा जब एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो अंदर वाला रिलैक्स करेगा। रिजल्टेंट क्या होगा, ये बाहर की तरफ पूरा रिब केज मूव करेगा आउटवर्ड्स, रिब केज मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड। तो ये जब मूव बाहर की तरफ करेगा तो ये जो स्पेस दिख रहा है, नाउ दिस स्पेस विल एनलार्ज, ये बढ़ेगा। लेट सपोज ये इतना बढ़ गया। इसके बाद क्या होगा, ये डायफ्राग्म जो है नीचे की तरफ मूव करेगा। नीचे की तरफ मूव करेगा मतलब इसका मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा जिसके कारण ये फ्लैट हो जाएगा। तो जैसे ही फ्लैट होगा तो अब ये यहाँ पर देखिए कितना स्पेस हो गया, इतना स्पेस बढ़ गया। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, वॉल्यूम इंक्रीज किया। वॉल्यूम इंक्रीज किया मतलब यहाँ पर एक नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो गया। यहाँ पर नेगेटिव प्रेशर यानी समझिए वैक्यूम की तरह काम करना शुरू कर दिया, नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो गया। अब नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो गया तो इस नोज से जो इंटर करेगा, बाहर में क्या है, एटमॉस्फेरिक एयर है। एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर ज्यादा रहेगा तो ये ज्यादा से कम की तरफ इंटर करेगा और वो एल्वियोलाई के लंग्स तक जाकर पहुंच जाएगा। और इसी तरीके से इनहेलेशन या इंस्पायरेशन कहलाता है, ये होगा। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गया है। Yes, sir. चलिए ठीक है। तो ये तो हम बात कर लिए, इंस्पायरेशन की बात कर लिए। अब अगर यहीं पर हम लोग एक्सपायरेशन की बात करते हैं तो ये तो हम लोग क्या बात कर दिए, इंस्पायरेशन हुआ तब। यहीं पर हम डायग्राम में बना दे रहे हैं, ये हो गया इंस्पायरेशन के लिए, ठीक है ना। अब एक्सपायरेशन के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपायरेशन के लिए तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। कैसे, तो अब ये जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स हो गया है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो बाहर वाला मसल्स है वो रिलैक्स हो जाएगा। रिलैक्स होगा तो ये देखिए इंटरनल कोस्ट इंटरकोस्टल मसल्स, जैसे ये दो हड्डी के बीच में अगर इंटरनली ये जुड़ा हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये बाहर से अंदर की तरफ इसको खींचेगा। तो जब बाहर से अंदर की तरफ इसको खींचेगा तब क्या होगा, ये स्पेस जो पहले बढ़ गया था ये स्पेस घटना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो ये जो रिब केस जो पहले अपवर्ड और बाहर की तरफ मूव कर रहा था ये इनवर्ड्स मूव होना शुरू हो जाएगा, इनवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। ठीक है, अब जो डायफ्राग्म ये फ्लैट हुआ था, ये डायफ्राग्म जो फ्लैट हुआ था फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन डोम शेप में आ जाएगा। तो डोम शेप में जैसे ही आएगा यानी अब जो डायफ्राग्म क्या हो जाएगा, डोम शेप में आ जाएगा। ठीक है, ये जैसे डोम शेप में आएगा तो यहाँ का जो वॉल्यूम है अब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, फिर से ओरिजिनल वॉल्यूम की तरफ आ जाएगा। तो जो वॉल्यूम घटेगा तो वहां पर क्या होगा, प्रेशर, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा। और प्रेशर जैसे इंक्रीज होगा तो जो एयर है वो आउटवर्ड की तरफ मूव कर जाएगा, मतलब एक्सपायरेशन हो जाएगा। सर इंटरकॉस्टल मसल क्या है? डिलीट करें तब ना बताएंगे, हम बताते हैं। यस सर। लेट सपोज ये एक हड्डी है, बोन, ये बोन है, ठीक है। रिब केज है तो इसके नीचे में भी हमारा एक बोन प्रेजेंट है, ये भी बोन है। इतना तक क्लियर है, ये दोनों का दोनों बोन है, ठीक है। अब ये जो दोनों बोन्स है वो जुड़ा हुआ रहता है, अंदर से मसल से जुड़ा हुआ रहता है, उसको बोल दिए इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। क्योंकि ये सॉलिड है, राउंड शेप का रहेगा या फिर जैसा भी शेप का रहेगा तो इसमें थिकनेस रहेगा ना जी, थिकनेस रहेगा तो वो अंदर से भी मसल से जुड़ा हुआ रहेगा और इसमें बाहरी छोर पर भी, बाहरी लेयर से भी मसल से जुड़े हुए रहेंगे।
तो जो मसल्स यहाँ पर हो जाएगा बाहरी अवस्था में रहेगा, उसको हम लोग एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स बोल दिए, इंटरकोस्टल मसल्स। समझ में आया बात? एक्सटर्नल इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, दो हड्डी के बीच Yes, में sir. बाहरी मसल्स जो जोड़े हुए, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल, और उसको अंदर से जोड़े हुए हैं उसको इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स बोले। क्लियर है? और इसी का मूवमेंट हम लोग को वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये तो हम लोग ओवरऑल बात कर लिए, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, यानी किस तरीके से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन यानी इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन होता है। अब हम लोग बात करेंगे क्या, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई, ब्लड एंड टिश्यूज के बीच में कैसे होता है। ये टॉपिक अगर ये हो जाता है तो समझिए खत्म ही हो जाएगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन alveolus, blood and tissue। तो पहले क्या है, एक पहले फ्लो चार्ट बना देते हैं, उसके बाद समझाते हैं कि जो एयर है, एयर बाहरी एटमॉस्फेरिक एयर है, उसमें क्या रहेगा, ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा रहेगा। ठीक है, ये हम लोग को ब्लड में डिफ्यूजन प्रोसेस से आ जाएगा। ठीक है, अब ये ब्लड थ्रू कैपिलरी ये हम लोग को कहाँ पहुंचेगा, ये हम लोग को पहुंचेगा टिश्यू तक पहुंचेगा। और ये टिश्यू में अब क्या होगा, वहां पर टिश्यू और फिर ब्लड के बीच में क्या होगा, एक्सचेंज प्रोग्राम होगा। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को अब समझने के लिए एक डायग्राम से समझिए। चलिए लेट्स, यहाँ डायग्राम अभी डिस्कस नहीं हो पाएगा, टाइम 1 मिनट ही बच गया है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इस एक्सचेंज ऑफ गैसेस को एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में कैसे एक्सचेंज होता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा।